दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि हम ये जो वेस्ट इंडीज बोलते हैं इसका मतलब क्या है, उसके अलावा कैरेबियन कंट्रीज जब हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है, और ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं जो कि आपने पहले बिल्कुल नहीं सुनी होंगी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों आज थोड़ा सा सेटअप में चेंज किया है। जो हमारी पुरानी वीडियोस थी उसमें आप मेरा चेहरा वीडियो के स्टार्टिंग में और एंड में देखते थे, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं आपको अपनी शक्ल पूरी वीडियो में दिखाऊंगा ताकि इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा और अच्छा हो पाए। आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों को भी अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और उसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों ने कह रखा है कि आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है मैप की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं क्रिकेट बाय संदीप, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो ये हो गई स्टार्टिंग की बात जो हमें करनी थी। अब हम करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत हम हमेशा करते हैं एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। तो आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है कि पोर्ट ऑफ कोलोन यानी कि कोलोन का जो बंदरगाह है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आई होप सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। तो चलिए आज के मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम कवर कर रहे थे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। पहला हिस्सा जो था वो इतना था, इससे ऊपर का हिस्सा जो था उसमें हमने 3 कंट्रीज देखी थी। इस रीजन में हमने देखा था पहले कनाडा को, फिर ये वाला जो रीजन पड़ता है इसमें हमने देखा था यूएसए को, और उसके बाद इस वाले रीजन में हमने देखा था मैक्सिको को। यानी कि जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने 3 कंट्रीज कवर की थी। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, राइट, याद होगा आप लोगों को। और इसमें हमने टोटल 7 कंट्रीज देखी थी पिछली वीडियो में। और अब जो तीसरा पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का वो होने वाला है ये वाला रीजन जिसको हम बोल देते हैं कैरेबियन। ओके, तो इसको हम देखने वाले हैं और इसमें आपको देखने को मिलेंगी टोटल 13 कंट्रीज। तो अगर हम टोटल कर देंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नंबर ऑफ कंट्रीज तो वो आ जाएगा 23। तो चलिए आज का जो कैरेबियंस वाला रीजन है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इस एरिया को समझने से पहले इस चीज के बारे में जानना पड़ेगा, और वो चीज है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी, और ये पूरा जो रीजन है ये है कैरेबियन सी का। इधर ऐसे ये पूरा ये कैरेबियन सी हो गया आपका। तो आपने एक टर्म सुना होगा कैरेबियंस। तो कैरेबियंस का मतलब होता है कि कैरेबियन सी और उसके आसपास का जो लैंड मास है उसको बोलते हैं कैरेबियंस। तो कैरेबियन सी का एरिया आप ये देख सकते हैं, जितना मैंने कवर किया पूरा एक तो ये हो गया। उसके अलावा उसके आसपास का लैंड मास आप देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये इधर का रीजन, क्योंकि ये कैरेबियन सी को टच कर रहा है तो इसको भी कैरेबियंस में ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि कैरेबियन सी के अंदर का जो लैंड मास है सिर्फ उसी को कैरेबियंस बोलते हैं। नहीं, ये जो इधर की कंट्रीज जो टच कर रही हैं, जैसे साउथ अमेरिका में ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, कोलंबिया का रीजन। कोलंबिया के ऊपर वाला रीजन इधर, ऐसे ही वेनेजुएला का ये जो ऊपर वाला रीजन है, फिर यहाँ पे गयाना का जो ऊपर वाला रीजन है, ये सारा का सारा माना जाएगा कैरेबियंस का पार्ट। अब दूसरा एक टर्म आता है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज सीधा सीधा आपको एक सिंपल सा चीज का ध्यान देना है कि कैरेबियन सी के अंदर आपको जो आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं ना उनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। सिंपल शॉर्ट आंसर, ज्यादा इस चीज पे माथापच्ची नहीं करनी है। सिंपल आंसर इज कैरेबियन सी के अंदर आपको जितने भी आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं उनको आप बोलेंगे वेस्ट इंडीज। यानी कि इतना जो आपको यहाँ पे आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, ये सारे इतने, ये इनको आप बोल देंगे वेस्ट इंडीज। तो इस रीजन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इस मैप की हेल्प से। तो इस मैप में आप देख सकते हैं आपको जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, कैरेबियन। ठीक है, इसमें आपका ये सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन भी है ऊपर का, यहाँ साउथ अमेरिका का जो ऊपर वाला रीजन है वो भी है, और उसके अलावा वेस्ट इंडीज जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इतना पूरा रीजन, ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं इन द कैरेबियन सी, उसको हम बोलेंगे वेस्ट इंडीज। ठीक है, अब ऊपर आपको ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स जिसको बोलते हैं बहामास। दी बहामास कंट्री का नाम है, दी बहामास। तो उसको भी वेस्ट इंडीज का पार्ट मान लिया जाता है क्योंकि इनका भी कल्चर काफी सिमिलर है, तो इनको भी बोल देते हैं कि ये वेस्ट इंडीज का पार्ट है। तो आपको यहां से एक बात तो पता चल गई होगी कि वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं और उन्होंने मिलकर एक तरीके का फेडरेशन बना के रखा है और उसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कभी कि इसको वेस्ट इंडीज क्यों कहा जाता है, इसमें इंडीज टर्म क्यों यूज किया जा रहा है, जो कि इंडिया से मिलता जुलता टर्म है इंडीज। तो उसके लिए हम देखेंगे वर्ल्ड का मैप। इसमें आपको यहां पे एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है स्पेन।
अब आपको पता है कि 13th और 14th सेंचुरी जो थी, उस समय जो यूरोपियंस थे वो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे थे, और स्पेन एक इंसान को भेजती है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, वो एक इटालियन थे और उसको हायर करके इन्होंने भेजा था कि आप इंडिया का पता लगा के आओ, इंडीज का पता लगा के आओ। और इंडीज कहा जाता था ये जो हमारा पूरा इंडिया का रीजन है, अनडिवाइडेड इंडिया, जो जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, सब बांग्लादेश वाला रीजन आता था, और उसके अलावा इधर साउथ ईस्ट एशिया का जो ये रीजन है ये सब, तो इसको इंडीज बोला जाता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को बोला गया कि यार आप इंडीज का पता लगाओ। तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब निकले, लेकिन ये इधर जाने की जगह ये पहुंच गए इधर, इस तरफ। अब यार उस टाइम पर गूगल मैप्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो भाई साहब पहुंच गए गलत जगह पर, और इन्होंने बोला यहां पहुंच के कि मैं पहुंच गया हूं इंडीज में, और सबको इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई हम इंडीज में पहुंच चुके हैं। लेकिन करीबन 14-15 साल बाद जब फिर वास्को डिगामा भाई साहब निकले थे, जो एक पुर्तगाली थे, वो यहां से निकले और फिर वो पूरा यहां से घूम फिर के जब इधर पहुंचे इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस बोल रहा था कि ये इंडिया को ढूंढ के आ गया, इंडीज को ढूंढ के आ गया, ये गलत बोल रहा था। इंडीज तो यहां पड़ता है, यहां ईस्ट में, तुम कहां वेस्ट की बात कर रहे हो, वेस्ट में कहां तुम इंडीज ढूंढ के आ गए। तो फिर क्रिस्टोफर कोलंबस साहब की जो बात थी उसका लाज रखने के लिए इस रीजन को बोल दिया गया वेस्ट इंडीज। ठीक है, पहले तो इसी रीजन को इंडीज इंडीज बोले जा रहे थे, लेकिन जब इनको पता चला इंडीज तो एक्चुअल में ईस्ट में है, तो इस वाले रीजन को क्या बोल दिया गया, ईस्ट इंडीज, और इस वाले रीजन को बोल दिया गया वेस्ट इंडीज। इसीलिए ये जो रीजन है इसको वेस्ट इंडीज का नाम मिला। अच्छा दोस्तों, वेस्ट इंडीज टर्म जनरली हम सभी ने सुना है क्रिकेट की वजह से। क्रिकेट में एक टीम होती है वेस्ट इंडीज की, तो आप लोगों को उसका आंसर तो मिल गया कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है उसका मतलब है कि अलग अलग कंट्रीज से लोग आके एक साथ खेल रहे हैं, और एक उनका एसोसिएशन है जिसको कहा जा रहा है वेस्ट इंडीज। अब जब वेस्ट इंडीज की बात करते हैं ना, तो उसमें एक और कंट्री है यहां साउथ अमेरिका में जिसका नाम है गयाना। तो गयाना के जो प्लेयर्स हैं वो भी आपको वेस्ट इंडीज की टीम में दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो क्लाइव लॉयड का अगर आपने नाम सुना होगा, अगर आपने 1983 का वर्ल्ड कप जो है उसके बारे में आप जानते हो, और उसके अलावा आपने अगर शिव नारायण चंद्रपॉल का नाम सुना हो, एकदम अलग से स्टांस रहता था इनका, अलग तरीके से खेला करते थे। तो ये जो है ये दोनों ही प्लेयर्स गयाना से आते हैं, और ये वेस्ट इंडियन जो टीम है उसके लिए खेलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देना चाहता था, स्पेशली क्रिकेट फैंस को, कि गयाना भी जो है वो वेस्ट इंडियन टीम का पार्ट है। और ये जो गयाना है ना, ये अपने आप को वैसे भी बहुत सिमिलर मानता है, क्योंकि इनका कल्चर जो है वो वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज है उनसे बहुत रिलेटेड है। तो मैं चाहता था आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी पता हो, क्योंकि इसके बारे में कोई बात करता नहीं है। और अब हम चलते हैं वीडियो में आगे, और एक एक कंट्री को अब हम डिटेल में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, हर कंट्री को डिटेल में जानने से पहले भी मैं आपको कुछ और क्लासिफिकेशन बता दूं। इस रीजन को भी हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपको ये बाहामास वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, इसके जो आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा थोड़ा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के भी कुछ आइलैंड्स हैं, तो इस पूरे रीजन को बोल दिया जाता है लुकायन आर्कीपेलागो। ठीक है, इसी तरीके से इस रीजन में आपको ये जितना भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा रीजन यहां तक, ये पूरा रीजन, इसको कह दिया जाता है ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, यहां से पोर्टो रिको जो यहां पे पड़ता है, यहां क्यूबा से लेके पोर्टो रिको तक, इसको बोल दिया जाता है ग्रेटर एंटिलीज। ऐसे ही यहां जो नीचे वाला जो रीजन है, यहां पे आपको बहुत सारे जो आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा रीजन, इसको बोल दिया जाता है लेसर एंटिलीज। यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेसर एंटिलीज। और लेसर एंटिलीज को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला जो रीजन है इतना, इसको बोलते हैं लीवार्ड आइलैंड्स, और जो नीचे के बचे हुए आइलैंड्स हैं उनको बोल दिया जाता है विंडवार्ड आइलैंड्स। ठीक है, तो लीवार्ड आइलैंड्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, और विंडवार्ड के अंदर कौन कौन सी आएंगी वो भी हम थोड़ी देर बाद डिटेल में जानेंगे। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्यूबा से एक एक कंट्री को जानना। तो ये रहा क्यूबा, और क्यूबा की अगर बाउंड्रीज देखें तो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा यूएसए, इस तरफ हमको देखने को मिलता है मैक्सिको। अच्छा, दूसरे मैप में आपको एक चीज बता दूं मैं पहले, तो ये रहा क्यूबा, और यहां पे ये जो रीजन है ये है मैक्सिको का, और इस रीजन को बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। तो ये वाला रीजन हो गया आपका मैक्सिको का, ये वाला रीजन हो गया आपका क्यूबा का। इनके बीच में जो ये वाटर वाला रीजन है इसको कहा जाता है युकाटन। तो ये पता होना चाहिए आपको, काफी बार पूछ लिया जाता है कि ये कहां पर एग्जिस्ट करता है। अब हम वापस चलते हैं क्यूबा पर। तो इस तरफ हो गया मैक्सिको, यहां हो गया यूएसए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बाहामास, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा हेती, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा जमैका।
क्यूबा की अगर कैपिटल की बात करें तो उसका नाम है हवाना। यहां पे देखने को मिलेगा आपको हवाना, आपने गाना भी सुना होगा हवाना। और एक यहां पे आपको ये आइलैंड जो देखने को मिल रहा है ये भी क्यूबा का ही पार्ट है। दोस्तों पहले क्यूबा पार्ट हुआ करता था स्पेन का, क्योंकि जो क्रिस्टोफर कोलंबस भाई साहब थे वो इस पूरे रीजन में आए थे। लेकिन बाद में ये जो टेरिटरीज हैं ओवरऑल वेस्ट इंडीज में आपको जो देखने को मिलेंगी ये फ्रांस या फिर मेजरली जो टेरिटरीज थी वो यूनाइटेड किंगडम के अंडर में चली गई थी। लेकिन जब हम क्यूबा की बात करते हैं तो ये स्पेन से जब ये छूटी तो उसके बाद ये ऊपर यूएसए पड़ता है, तो यूएसए के अंडर में आ गई थी। ठीक है, फिर इनको आज़ादी मिलती है यूएसए से ईयर 1902 में, उनसे ये आज़ाद होते हैं। लेकिन फिर कुछ आने वाले सालों में यहाँ पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो यहाँ पर मार्क्सिज्म आपको देखने को मिलेगा। आज भी वो एक तरह से एग्जिस्ट करता है। और आपने एक लीडर का नाम सुना होगा फिदेल कास्ट्रो, तो वो ईयर 2011 तक यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। तो क्यूबा की कुछ खास बनती नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी वो रशियन आइडियोलॉजी से मिलती जुलती आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्यूबा की तारीफ की जानी चाहिए पर्टिकुलरली मेडिकल सेक्टर के लिए। अभी जो कोविड की सिचुएशंस हुई थी तो इस कंट्री ने इस पूरे क्राइसिस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, और ये मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी हैं इनकी कंट्रीज में। और साथ ही जो आसपास की कंट्रीज हैं जैसे हेती वगैरह, इनको भी ये मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो कोविड के टाइम में स्पेशली पता चला कि एक छोटी कंट्री ने किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को संभाला। ऊपर जो यूएसए है इतना प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन वहाँ पे कितने बुरे हाल हैं कोविड की वजह से, लेकिन क्यूबा में ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात पे इनकी तारीफ की जानी चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगी स्पेनिश, क्योंकि स्पेन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था यहाँ पर। और अगर इनकी करेंसी की बात करें तो वो है क्यूबन पेसो। तो यानी कि मेक्सिको में जो हिसाब किताब है वो क्यूबा में भी है, वहाँ पे भी स्पेनिश बोली जाती है। वहाँ पर जो करेंसी है वो क्या है, मैक्सिकन पेसो या पेसो। तो क्यूबा में भी क्या है, क्यूबन पेसो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, और वो कौन सी है, हेती। तो दोस्तों ये जो आपको पूरा पेनिनसुला दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है हिस्पैनियोला। ठीक है, और इस हिस्पैनियोला पेनिनसुला में आपको दो कंट्रीज देखने को मिलेंगी। इधर आपको देखने को मिलेगी हेती और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक। तो पहले हम बात कर रहे हैं हेती की। तो हेती बाउंड्री की अगर बात करें तो सिर्फ एक कंट्री के साथ एक तरह से शेयर कर रहा है, इधर डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। और इसकी कैपिटल अगर हम देखें तो उसका नाम है पोर्ट ओ प्रिंस। हेती में अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत माउंटेन वाला इलाका है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा माउंटेनियस प्लेस बोलेंगे पूरे ये कैरेबियन रीजन में तो वो आपको हेती ही देखने को मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी पूरे ये वेस्ट इंडियन जो रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी ही है। अच्छा, ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री इस रीजन में जो है वो क्यूबा है। ठीक है, एरिया के टर्म्स में। वापस आ जाते हैं हेती पे। हेती फ्रेंच टेरिटरी रहा है पास्ट में। ठीक है, और यहाँ पर आपको लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी फ्रेंच ही। फ्रेंच के साथ ही आपको यहाँ पर हेथियन क्रियोल भी देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी थोड़ा इनकी डिफरेंट है, तो ध्यान से सुने करेंसी को, गोर्दे, GOURDE, गोर्दे। तो हेती के बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंट्री एंड दैट इज गोइंग टू बी डोमिनिकन रिपब्लिक। तो जो भी घूमने वाले लोग हैं उनको मैं बता दूं कि डोमिनिकन रिपब्लिक इस पूरे वेस्ट इंडियन रीजन में सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं। और इसकी कैपिटल यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, नहीं कैपिटल नहीं है ये इनकी एक सिटी है सैंटियागो। नीचे आपको कैपिटल देखने को मिलेगी यहाँ पर जिसको बोलते हैं सैंतो डोमिंगो। और एरिया के टर्म्स में बात करें तो ये पूरे इस रीजन में आपको सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री देखने को मिलेगी। सैंतो डोमिंगो के बारे में कहा जाता है कि ये जो अमेरिकाज वाला रीजन है जिसको न्यू वर्ल्ड बोला जाता है, तो यहाँ पर जो पहली सिटी एस्टेब्लिश की गई थी वो सैंतो डोमिंगो ही थी। तो यहाँ पर आपको जो भी चर्चेस देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, फोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे आप कहेंगे कि इस रीजन में बनाए हुए, यानी कि अमेरिकाज में सबसे पहले बने हुए थे। और ये बनाए किसने थे, यहाँ पे स्पेनिश लोग आए थे। स्पेनिश कौन आया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने बनाए होंगे, नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस का भाई जो था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो उन्होंने इस सिटी को एस्टेब्लिश किया था और ये अमेरिका की फर्स्ट सिटी मानी जाती है। तो हेती मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी। और जब हम डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करते हैं तो पहले यहाँ पे स्पेन का राज चलता था, लेकिन बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रांस ने इस रीजन को कब्जा लिया था। हेती पे उनका था ही एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उन्होंने ले लिया अपने अंडर में। तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन वो आपको स्पेनिश ही देखने को मिलेगी। यहाँ के लोगों ने अपनी लैंग्वेज को बदला नहीं,
फ्रांस के इन्फ्लुएंस से। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो फिर से आपको देखने को मिलेगी पेसो, यानी कि डोमिनिकन पेसो आपको देखने को मिलेगी यहाँ की करेंसी, डोमिनिकन पेसो। तो पेसो हमने देखा पहले मैक्सिको में देखा, फिर उसके बाद क्यूबा में देखा, अब हम पेसो कहाँ पे देख रहे हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक में। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको एक टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसका नाम है पुर्तो रिको। दोस्तों पुर्तो रिको खुद में एक कंट्री नहीं है, ये यूएसए की टेरिटरी है, ठीक है। हालांकि अगर हम आज के टाइम पे एक्चुअल सिनेरियोज देखें तो ये पूरी तरीके से एक कंट्री की तरह फंक्शन करती है, लेकिन स्टेटस के हिसाब से देखें तो ये यूएसए की एक टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी है। और इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सैन जुआन। तो अगर यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, हालांकि वो आपको स्पेनिश देखने को मिलेगी, लेकिन करेंसी तो यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर ही चलता है, यूएसडी चलती है। तो ग्रेटर एंटिलीज में हमने ये 3 आइलैंड्स देख लिए। सबसे पहले हमने क्यूबन आइलैंड देखा, उसके बाद हमने हिस्पैनियोला देखा और फिर हमने देख लिया पुर्तो रिको। अब यहाँ पे एक कंट्री बसती है जिसका नाम है जमैका, तो जमैका को जान लेते हैं। तो जमैका की कैपिटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसका नाम है किंगस्टन। किंगस्टन की पेन ड्राइव्स भी आती हैं, याद है? किस किस के पास किंगस्टन की पेन ड्राइव्स पड़ी हुई हैं? अभी मेरे पास तो हार्ड ड्राइव भी पड़ी है किंगस्टन की। अच्छा, तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट के काफ़ी कुछ फेमस लोग जमैका से आते हैं, जैसे कि क्रिस गेल हो गए, माइकल होल्डिंग हो गए, जो पुराने लोग हैं वो जानेंगे माइकल होल्डिंग 1983 का वर्ल्ड कप वगैरह। उसके अलावा आप उसेन बोल्ट को देख लें, वो यहाँ से आते हैं। उनका जो रिकॉर्ड है आपको पता होगा 100 मीटर्स का कितना है, किन लोगों को पता है कॉमेंट्स में लिखो। और एक बहुत फेमस जो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं उनका, बॉब मार्ले जी, वो भी जमैका से ही आए हुए हैं। और आपको जमैका में इंडियंस भी काफ़ी देखने को मिलेंगे, करीबन 3-4% पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत बुरा लगता है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और सिस्टम बंद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमैका की हम बात कर रहे थे और जमैका ये वाला रीजन था ये। तो जमैका के आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं केमन आइलैंड। तो केमन आइलैंड यूनाइटेड किंगडम की एक ओवरसीज टेरिटरी है, इस बात का भी आप ध्यान दें। और ये जो कैरेबियन वाला रीजन है इसमें हमको बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो कि यूएसए को बिलोंग करते हैं या फिर फ्रांस को बिलोंग करते हैं या फिर यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो उनमें से एक आइलैंड ये रहा केमन आइलैंड, और उसके अलावा हमने अभी पुर्तो रिको देखा था जो कि यूएसए को बिलोंग करता है। अच्छा दोस्तों, जमैका में यहाँ पे एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मोंटिगो, ठीक है। मोंटिगो बे लिख रखा है, तो मोंटिगो बे, मोंटिगो जो शहर है वहाँ पे उसके किनारे पे है। तो मोंटिगो में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं, तो इसीलिए कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ये जमैका में एग्जिस्ट करता है। और इनकी कैपिटल क्या है? किंगस्टन। तो ग्रेटर एंटिलीज में जो एरियाज थे वो हमने सारे देख लिए। अब हम ग्रेटर एंटिलीज के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लुकायन आर्कीपेलागो, और उसमें हमको यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिलती है जिसका नाम है दी बहामास। तो बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और इनसे मिलके बनता है आपका बहामास। और इस तरफ आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्लोरिडा जो है वो देखने को मिलेगा आपको। तो बहुत सारे आइलैंड से मिलके बनता है बहामास, यानी कि ये एक आर्कीपेलागो से मिलके बनता है। और इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसका नाम है नसाउ। और माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जो थे वो सबसे पहले बहामास में ही आए थे। उसके अलावा अगर बहामास की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी हुआ करते थे और इनको आज़ादी बहुत लेट मिली, 1970s में मिली। उसके अलावा यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी देखने को मिल जाएगी। एक क्या, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसका नाम है टर्क्स एंड काइकोस, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है। तो इधर का जो रीजन है, ये सारे आइलैंड्स तो बहामास को मिल गए, लेकिन ये वाला रीजन इन्होंने अपने पास ही रखा है अभी भी। और मैंने आपको बताया कि ये यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी रही है, तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है कौन सी होगी? इंग्लिश ही होगी। और करेंसी की जब हम बात करेंगे तो वो है आपकी बहामियन डॉलर, ओके। तो ग्रेटर एंटिलीज और लुकायन आर्कीपेलागो कवर करने के बाद अब हम चलेंगे इस तरफ जो कि है हमारा लेसर एंटिलीज का रीजन। तो चलिए देखते हैं। लेकिन एक चीज तो हम भूल ही गए, एक और टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में, यहाँ पे पड़ती है वो, जिसका नाम है बर्म्यूडा। तो बर्म्यूडा एक ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की, और आपने सुना ही होगा बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम। इस मैप से आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर पड़ता है बर्म्यूडा अटलांटिक ओशन में, और यहाँ पे पड़ेगा आपका बहामास और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रीजन, और यहाँ पे पुर्तो रिको जो कि यूएसए की एक टेरिटरी है। तो इनके बीच का जो रीजन है, ठीक है, ये जो समुद्र वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है बर्म्यूडा ट्रायंगल, और इसको एक रहस्यमयी ट्रायंगल बोला जाता है। इसको ब्लैक होल ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। हालांकि उतनी डिटेल में अभी हमें जाना नहीं है कि एक्चुअल में होता क्या है, बस इतना है कि इस रीजन में जो भी चीजें आती हैं कहा जाता है कि वो फिर गायब भी हो जाती हैं
वापस आ ही नहीं पाती हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं इस पे, तो अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं लेसर एंटिलीज को, और लेसर एंटिलीज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया लीवार्ड आइलैंड्स और विंडवार्ड आइलैंड्स। तो जब हम लीवार्ड आइलैंड्स की बात करते हैं तो इतना रीजन ये यहां से लेकर यहां तक, यानी कि यहां पे आपको वर्जिन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे इस वाले रीजन में, तो यहां से लेकर यहां पे जो ग्वादेलोप पड़ता है यहां तक, ये आपको लीवार्ड आइलैंड्स में देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके इन सारी टेरिटरीज को देखना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे जो आपको वर्जिन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, उनको देखते हैं हम एक बड़े मैप से। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी ब्लू कलर का एरिया है, जितने भी आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा, इसको कहा जाता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की टेरिटरीज हैं। ऐसे ही जितना आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इनको कहा जाता है यूएसए के वर्जिन आइलैंड्स, ओके। और यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्पेनिश वर्जिन आइलैंड्स, ठीक है। अब इसमें स्पेनिश बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेन की टेरिटरी है, ये पहले हुआ करती थी स्पेन की टेरिटरी, इसलिए इनका नाम स्पेनिश वर्जिन आइलैंड्स बोला जा रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पे पुर्तो रिको पड़ता है ना, उनको बिलोंग करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली किसको बिलोंग करेंगे, ये यूएसए को, ठीक है। तो इधर का जो रीजन है वो किसका हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गया, और इधर का बाकी बचा हुआ जो रीजन है वो आपका हो गया यूएसए के वर्जिन आइलैंड्स। तो हमने देख लिया ये वाला पूरा रीजन वर्जिन आइलैंड्स का। अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहां पे आपको ये एक टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है एंग्विला। तो एंग्विला जो है ये ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है, ओके, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेंट मार्टिन, ठीक है। इसको देखते हैं हम बड़े मैप में। तो सेंट मार्टिन को हम बड़े मैप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये टेरिटरी 2 कंट्रीज के बीच में डिवाइड होती है। ऊपर वाला जो रीजन है वो बिलोंग करता है फ्रांस को, और जो नीचे वाला है रीजन वो बिलोंग करता है डच को, यानी कि नीदरलैंड की ये टेरिटरी है, ठीक है। इसीलिए इस आइलैंड को कहा जाता है फ्रेंडशिप आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये 2 कंट्रीज के बीच में शेयर किया जाता है, तो ये नाम भी कह दिया जाता है। सेंट मार्टिन के बाद अब यहां पर आपको एक टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है सेंट किट्स एंड नेविस। इसको भी देखेंगे हम बड़े मैप से। तो ये रहा मैप सेंट किट्स एंड नेविस का। 2 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जिसको बोला जाता है सेंट किट्स, जो कि एक चिकन की ड्रमस्टिक की तरह लगता है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा नेविस। और इनकी कैपिटल की अगर बात करें तो ये ऊपर वाले आइलैंड में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है, यहां पर है ये, जिसका नाम है बासेतेरे। दोस्तों ये जो कंट्री है ये यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी हुआ करती थी, तो इसीलिए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की जो बात करेंगे तो इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी ईस्ट इंडीज डॉलर, सॉरी ईस्ट इंडीज डॉलर नहीं, ईस्ट कैरेबियन डॉलर, ओके, ईस्ट कैरेबियन डॉलर आपको देखने को मिलेगी। अभी मैंने कॉपी में चेक करके आप लोगों को बताया। और इस कंट्री की एक खास बात ये है कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, आपको पता ही है कि अगर पूरा ऐसे वर्ल्ड मैप है तो यहाँ पे जो एक लाइन खींची जाती है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं, तो उसके इस तरफ बोल दिया जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ बोल दिया जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर बात करें तो वो है सेंट किट्स एंड नेविस इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, अराउंड 55,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। तो आप लगा सकते हैं कितना कम पॉपुलेशन है यहाँ का। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, अभी हमने देखी कंट्री सेंट किट्स एंड नेविस, और इसके बाद हम देखने वाले हैं कंट्रीज जैसे कि यहाँ पे है एंटीगुआ एंड बारबुदा। उसके बाद आपको डोमिनिका देखने को मिलेगा, सेंट लूसिया देखने को मिलेगा, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस देखने को मिलेगा, ग्रेनेडा देखने को मिलेगा। तो ये 6 की 6 कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरीज रही हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी वो इंग्लिश देखने को मिलेगी, और जो यहाँ की करेंसी आपको देखने को मिलेगी वो है ईस्ट कैरेबियन डॉलर, ठीक है। तो ये कॉमन चीज है, तो बार बार इसको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इस रीजन में आपको यही 6 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो बीच बीच में आपको ये आइलैंड्स दिख रहे हैं ये ओवरसीज टेरिटरीज हैं। और कंट्रीज की बात करें तो एक बार आपको बारबाडोस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो देखने को मिलेगा, जिनमें थोड़ा डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम सेंट किट्स एंड नेविस के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टेरिटरी, एंड दैट इज एंटीगुआ एंड बारबुदा। तो एंटीगुआ एंड बारबुदा आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। 2 आइलैंड्स हैं ये, एक ये है जिसको बोलते हैं बारबुदा, और नीचे जो देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं एंटीगुआ।
तो जो एंटीगुआ है ये बड़ा आइलैंड है और यहाँ पर आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो देखने को मिलेगी, अराउंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन। और यहीं पर इनकी कैपिटल भी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेंट जॉन्स, JOHNS। और जब बारबुदा वाला जो इनका आइलैंड है उसकी अगर बात करते हैं तो वो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। जब भी अगर आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सारा का सारा टूरिज्म बारबुदा में ही बसा पड़ा है। और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ से एक बहुत फेमस क्रिकेटर विव रिचर्ड्स जो हैं वो आते हैं। और आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक क्रिकेट फ़ैन हूँ इसीलिए। और साथ ही काफ़ी लोग जो वेस्ट इंडीज़ वाला जो पूरा रीजन है या फिर हम कैरिबियन बोलूँ मैं, उस रीजन को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं, तो शायद और अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे इन कंट्रीज़ के साथ, इसीलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। आई होप काफ़ी लोगों को हेल्प हो रहा होगा, स्पेशली जो क्रिकेट देखते हैं उनको। तो ये तो बात हुई एंटीगुआ एंड बारबुदा की। और इस कंट्री के बाद हमको देखने को मिलेंगी कुछ ओवरसीज टेरिटरीज। तो एक ओवरसीज टेरिटरी यहाँ पर है जिसका नाम है मोंटसेरा, और मोंटसेरा यूनाइटेड किंगडम की एक ओवरसीज टेरिटरी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक बड़ी टेरिटरी देखने को मिलेगी, काफी बड़ा एरिया है कंपेयर टू आसपास की कंट्रीज, और इसका नाम है ग्वादेलूप। और ग्वादेलूप जो है वो फ्रांस की एक टेरिटरी है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक कंट्री जिसका नाम है डोमिनिका। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है डोमिनिकन रिपब्लिक और डोमिनिका में। डोमिनिकन रिपब्लिक यहां पे आपको देखने को मिलता है हिस्पैनियोला आइलैंड में, लेकिन डोमिनिका जो है वो एक छोटी कंट्री है काफी, वो यहां पे देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको फ्रांस की एक टेरिटरी देखने को मिलती है, ओवरसीज टेरिटरी, और नीचे की तरफ भी फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसका नाम है मार्टिनिक, ठीक है। ऊपर ग्वादेलूप, नीचे मार्टिनिक, और इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा डोमिनिका। डोमिनिका की अगर कैपिटल की बात करें तो उसका नाम है रोसेउ। और डोमिनिका के बाद अब हम आएंगे इधर, बीच का आइलैंड तो हमने देख ही लिया है। ये है अब एक कंट्री जिसका नाम है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया एक इकलौती कंट्री है जिसका नाम एक फीमेल के नाम पर रखा गया। ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है। सेंट लूसिया में आपको करीबन 2% पॉपुलेशन जो मिलेगी वो इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि जो 19th सेंचुरी थी उस टाइम पे यहाँ पे लाए गए थे, जो उत्तर प्रदेश और जो झारखंड वाला रीजन है वहाँ से। आपको पता ही है कि ये सारी टेरिटरी यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरीज हुआ करती थी, और यूनाइटेड किंगडम क्या करता था कि जो इंडिया वाला रीजन है, चाइना वाला रीजन है, वहाँ से लोगों को लेके आया करता था यहाँ पर। और इस एरिया में शुगर की फैक्ट्रीज वगैरह बनाई गई थी और यहाँ पे बहुत सारा शुगर का प्रोडक्शन वगैरह किया जाता था। इस वजह से आपको यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे सेंट लूसिया में। नीचे हम त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बारबाडोस, ऊपर जो हमने जमैका देखा था वहाँ पे भी। सेंट लूसिया की अगर कैपिटल की बात करें तो है कास्त्रेस। और क्रिकेटर्स की बात मैं कर ही रहा हूँ तो यहाँ से भी मैं बता देता हूँ, डैरेन सेमी आपने सुना होगा, वो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो वो सेंट लूसिया से आते हैं। उसके बाद एक और सेंट नाम की कंट्री आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। तो 3 सेंट वाली कंट्रीज आपको इस पूरे रीजन में देखने को मिलेंगी। 2 तो यहाँ पे हो गई और एक हमने थोड़ी देर पहले देखी थी जिसका नाम था सेंट किट्स एंड नेविस, ठीक है। तो इसको बड़े मैप में देख लेते हैं। तो जो ऊपर वाला रीजन है ये तो हो गया आपका सेंट विंसेंट आइलैंड, और जो ये नीचे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये हो गए ग्रेनेडाइंस। इसीलिए ये पूरा जब मिल जाता है तो इसको बोलते हैं सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस। अब अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो वो सेंट विंसेंट में ही आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है किंग्स्टाउन, ठीक है। किंगस्टन हमने कैपिटल देखी थी जो कि थी जमैका की कैपिटल, लेकिन यह है किंग्स्टाउन, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में आपने। और यहाँ पे भी करीबन 5 से 6% पॉपुलेशन आपको इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। और अब बढ़ते हैं आगे, और यहां से हम आए इधर, और यहां पे एक कंट्री पड़ेगी जिसको बोलते हैं ग्रेनाडा। ग्रेनाडा में ना बहुत सारा स्पाइस होता है, तो इसको स्पाइस आइलैंड ऑफ कैरेबियंस भी बोला जाता है। इनकी अगर कैपिटल की बात करें तो वो है सेंट जॉर्ज, GEORGE, और फिर यहां पे ऐसे एस है सेंट जॉर्जेस, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी इंडियंस देखने को मिल जाएंगे करीबन 5% के आसपास। और ग्रेनेडा के बाद अब हम यहाँ पे हमने एक जो आइलैंड छोड़ दिया है जिसका नाम है बारबाडोस, वो देख लेते हैं। तो बारबाडोस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक है। अभी अभी जो 30 नवंबर 2021 में ये रिपब्लिक बना है।
ये पहले भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन इनकी जो हेड थी वो ब्रिटेन की जो क्वीन है वो हुआ करती थी, लेकिन अब फाइनली अब इनका ये टोटली सॉवरन है, कोई आउटसाइडर इनका हेड नहीं है, इनका खुद का प्रेसिडेंट इन्होंने इलेक्ट कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो, तो ऊपर आई बटन में आपको वो देखने को मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत क्विकली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या। और बारबाडोस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी कुछ फेमस लोग आते हैं, जैसे कि आपने रिहाना का नाम सुना होगा, वो यहाँ से आती हैं। बारबाडोस की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो है ब्रिजटाउन। ये भी यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी हुआ करती थी, तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ की जो करेंसी है वो अलग है, बारबेडियन डॉलर। ओके, तो अब बचती है हमारी सिर्फ एक कंट्री जो कि यहाँ पे है, ये वाले रीजन में, जिसको बोलते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों त्रिनिदाद एंड टोबैगो को आप जब देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बहुत पास है। एक्चुअली ज्योग्राफिकली हम बात करें तो वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो कल्चर है वो टोटली ऊपर की जो कंट्रीज हैं उनकी तरह है, तो इसको भी उनका अभिन्न अंग माना जाता है और उन्हीं के साथ काउंट किया जाता है। तो इसका मैप थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आइलैंड से मिलकर ये कंट्री बनती है। नीचे वाला आइलैंड जो बड़ा आइलैंड है उसको बोलते हैं त्रिनिदाद, और ऊपर वाला जो आइलैंड है उसको बोलते हैं टोबैगो। और इसकी कैपिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। देख रहे हो स्पेन का कितना इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लेक आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं पिच लेक। पिच लेक इसीलिए फेमस है क्योंकि इस लेक में आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसफाल्ट डिपॉजिट देखने को मिलेगा। एसफाल्ट क्या होता है? एक ब्लैक तरीके का कुछ स्टिकी टाइप का सब्सटेंस होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो रोड में हम लगाते हैं उस चीज़ के काम आता है। तो यहाँ पे जो लेक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, लोग टूरिज्म के लिए जो जाते हैं वो इसको देखने जाते हैं, तो काफ़ी फेमस स्पॉट है ये वहाँ का। और अगर त्रिनिदाद की बात करें, क्रिकेटर्स की यहाँ से अगर हम बात करें तो ब्रायन लारा साहब आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, कैरन पोलार्ड आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो डीजे ब्रावो जो हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। और इनकी करेंसी है त्रिनिदादियन डॉलर, या फिर हम कहें उसको त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर भी इसको कह सकते हैं। और इसी के साथ हमने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर लिया है। 3 हिस्सों में हमने इसको कंप्लीट किया, बट आई होप आपको अब सारी चीज़ें पता होंगी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में। और ये जो नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया है ये ताकि चीज़ें ज़्यादा इंटरेक्टिव हों, आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।